सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं इंग्लिश का इंटरव्यू। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 चैप्टर आपको करा दिए हैं और 6 चैप्टर ऐसे कराए हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी चैप्टर हैं सबको बस बोल के नहीं लिख के पढ़ाया। ये ऐसे देखो, पूरी समरी मैंने लिखी है, ठीक है, इस ऐसे मैंने पढ़ाया है। और साथ में एंड में थीम ऑफ द चैप्टर अलग से एंड कैरेक्टर आउटलाइन अलग से, मतलब दोनों चीज़ें अलग से मैंने करा रखी हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे सब आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसको भी फॉलो करिए आप। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आपका देखो, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं आपके, तो मैं सेक्शन नंबर 3 यानी लिटरेचर सेक्शन एंड सेक्शन नंबर 2 जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, इन दोनों को मैं करा दूंगा। और जो हमारा रीडिंग सेक्शन है उसको मैं डेली एक एक पैसेज अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। जाके नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। 10 दिन में आप 10 पैसेज कर लोगे, ठीक है। 10 दिन में 10 से 15 पैसेज आप कर लोगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। और मैं जो 10 पैसेज डाल रहा हूँ ना, वो पूरे PYQs ही हैं भाई, तो उसको आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके ऑथेंटिसिटी पे, ठीक है। तो उसको आप जाके ज्वाइन करो, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो जो द चैप्टर, जो हमारा इंटरव्यू है, जो हमारा चैप्टर है, ये एक एक्सर्ट है, मतलब एक पार्ट है किसका, द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू का, ठीक है। एक पार्ट है पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू का, और इसको किसने लिखा था? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, ठीक है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस चैप्टर को लिखा है और ये एक पार्ट है द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू का, ठीक है। इसमें जो हमारे ऑथर हैं, ही प्रोवाइड अ डीप एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, देयर सिग्निफिकेंस एंड द व्यूज ऑन ऑफ वेरियस इंटेलेक्चुअल बोथ अबाउट देम, ठीक है। इसमें जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करके कॉन्सेप्ट बताते हैं इंटरव्यू का, उसके इंपॉर्टेंस का, और जो वेरियस इंटेलेक्चुअल लोग हैं यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका उस पर व्यू क्या है ये बताते हैं, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो हमारा इंटरव्यू है उसकी हिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंस का, और जो क्रिटिसिज्म हुआ है इंटरव्यू का इसको बताता है। और जो दूसरा पार्ट है वो एक इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, विथ फेमस राइटर अम्बर्टो इको, ठीक है। अम्बर्टो इको के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसको वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और पहला सेक्शन में हम हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और उसके क्रिटिसिज्म को देखते हैं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है, ठीक है। द चैप्टर बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू एज अ जर्नलिस्ट एंड लिटरेरी फॉर्म, ठीक है। जो इंटरव्यू है एक जर्नलिस्ट और लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है। इंटरव्यू हैज़ बीन द पार्ट ऑफ मीडिया ओवर 130 ईयर, ठीक है। 130 साल से ज़्यादा से पहले से जो इंटरव्यू है वो पार्ट है मीडिया का, ठीक है। एंड बिकम अ वाइटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू द पर्सनालिटी ऑफ वेरियस फिगर्स, ठीक है। अब इस इंटरव्यू से होता क्या है, इंटरव्यू से हम का जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको शेप करते हैं, ठीक है। जो आपकी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी जो उनका जो फिगर है, फिगर मतलब वो जो उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है, उनके थॉट्स क्या हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेके, वो हम उनसे जानना चाहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू सर्व्स एज अ मल्टीपल पर्पस, ठीक है। उसमें जैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करना जानते हैं, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को हम शेप करना जानते हैं, ठीक है, और जो कोई ऐसी डिसीजन जिसको हम इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है, तो ये इसमें से हम करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ इंटरव्यू हम देखते हैं। द इंटरव्यू एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिकेम द प्रोमिनेंट विद द राइज ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म, ठीक है। जब प्रिंट जर्नलिज्म यानी जब न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे थे उस टाइम पे इंटरव्यू हमारा आता है, प्रोमिनेंट बंदा उस टाइम पे, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉग्नाइज इंटरव्यू डेट बैक टू द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी में पहला फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सिंस इंटरव्यू हैव इवॉल्व्ड एंड बिकम पावरफुल टूल to bring forth and views, thoughts and ideologies of various influencing figure। तब से, जब से इंटरव्यू पहला बार कंडक्ट किया गया था, तब से इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और इंटरव्यू किस काम में आता है? एक पावरफुल टूल है जिससे हम लोगों के जो थॉट्स हैं यानी जो इन्फ्लुएंसिंग फिगर्स हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियोलॉजीज हैं, उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। फोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, राइटर्स हो, सेलिब्रिटीज़ हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, ठीक है। ऐसे जो पीछे के 2-3 चैप्टर हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं वैसे मैं बताऊं तो, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, टू द इंटरव्यू। बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं। हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो वाइडली एक्सेप्टेड होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, वो लोग, उन लोगों ने
जो इंटरव्यू है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जैसे लुइस कार्लोर, ठीक है, इनका जो एक राइटर थे, इनका फेमस राइटिंग था अलाइस इन वंडरलैंड, ठीक है, इन्होंने बोला था ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाई इंटरव्यूज़, ठीक है, एंड कंसिडर देम एज अ इंट्रोडक्शन इनटू द पर्सनल स्पेस, ठीक है। इनका मानना ये था कि इंटरव्यू बहुत गंदी चीज़ है, उससे हम डीपली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इंटरव्यू एक ऐसा मीडियम है जिससे कोई किसी की पर्सनल स्पेस में झांकने की कोशिश करता है कि आप पर्सनल अंदर से कैसे हो, आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके थॉट्स क्या हैं, ये सब इनको नहीं पसंद है, ठीक है। दूसरे जो थे H.G. वेल्स, ठीक है, एक ऑथर थे, उन्होंने कंपेयर किया इंटरव्यू टू अ फॉर्म ऑफ इंट्रोग्रेशन एंड वाज नॉट अ पर्टिकुलरली फाउंड ऑफ देम, ठीक है। इन्होंने इंटरव्यू को कंपेयर कर दिया कि ये एक इंट्रोग्रेशन है। इंट्रोग्रेशन का मतलब आप समझते हो, कोई किसी को बैठा के ज़बरदस्ती उससे बात तो गलवाना, ठीक है। जैसे आप चोर और पुलिस का कभी देखते हो कोई मूवी में कि सामने आतंकवादी या फिर कोई बैठा होता है और उससे इंट्रोग्रेट करते हैं कि हम बताओ ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो H.G. वेल्स इसको इंटरव्यू को उसी से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। और तीसरे जो हमारे फेमस राइटर्स हैं और रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, वो इंटरव्यू को इमोरल बता देते हैं कि मतलब इंटरव्यू हो रहा ही नहीं चाहिए, वो बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। सॉल बिलोज, ठीक है, साउल बिलोज एक ये इनका जो सबसे फेमस वो है, एक इन्होंने फ्रेज का यूज़ किया था, ये पेपर में आ जाता है, थंब प्रिंट ऑन हिज वाइंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है। इन्होंने बोला था थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, ही यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब हाउ ही फेल्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। उन्होंने ये फेस जो था इसलिए यूज़ किया था कि वो बता पाए कि वो कैसा फील करते हैं जब इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो ऐसा फील करते हैं जैसे कोई उनके थॉट पे यानी जो उनका गर्दन है उस पर ज़बरदस्ती कोई दबा के उनसे कुछ निकलवा रहा है, ठीक है। थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, ठीक है, तो समझ में यही है, ठीक है। और वो उनके गले पे कोई दबा के उनसे कुछ अंदर की बातें उगलवा रहा है, ऐसा फील करती है वो जब उनका कोई इंटरव्यू लेता है, ठीक है। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, इंटरव्यू प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म, दे ऑफर डायरेक्ट एक्सेस टू सब्जेक्ट थॉट्स, ठीक है। मतलब अभी इतनी सारी क्रिटिसिज्म होने के बाद भी जो इंटरव्यू है वो बहुत प्रोमिनेंट है और अभी भी इंटरव्यूज चलते ही रहते हैं, ठीक है। चलो द सेकंड सेक्शन 1 इतना ही था। सेक्शन 2 में स्टार्ट आते हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू है इसमें अम्बर्टो इको का, ठीक है, फेमस इटालियन राइटर, फिलोसफर एंड सेमियोटिक्स का मतलब होता है जो स्टडी करता है सिम्बल्स को, ठीक है। ये अम्बर्टो इको जो थे वो कौन थे, एक फिलोसफर थे, इटालियन राइटर थे, एंड सेमियोटिक्स थे। सेमियोटिक्स का मतलब होता है जो स्टडी करता है सिम्बल्स को, ठीक है। किसने इनका वो कंडक्ट किया था इंटरव्यू, मुकुंद पद्मनाभम, ठीक है, पद्मनाभम ने कंडक्ट किया था, ठीक है। इसमें इस इंटरव्यू से हमें 3 चीज़ें पता चली, ठीक है, कि अम्बर्टो इको यानी इको जो है उनके राइटिंग स्टाइल क्या है, उनकी फिलोसफी क्या है, एंड उनका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है लिखने का। इन 3 चीज़ों का आंसर हमें मिलता है, ठीक है। स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। इको वॉज नोन फॉर हिज एकेडमिक परस्यूट एंड लिटरेरी वर्क। जो इको हैं वो अपने एकेडमिक परस्यूट्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज़, एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिलती है उनको, बहुत ज़्यादा उनकी बिकती है, बेस्ट सेलर बनती है, ठीक है। और उसकी वजह से वो एक रिनाउंड नॉवलिस्ट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ठीक है। बिफोर बिकमिंग अ नॉवलिस्ट, मतलब जब वो नॉवलिस्ट नहीं बने थे उससे पहले वो बहुत ज़्यादा इंगेज थे सीमोटिक्स में। सीमोटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ सिम्बल्स, ठीक है, एंड फिलोसफी, 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका रुचि था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, ठीक है, सेमियोटिक्स और फिलोसफी 2 चीज़ों में, जब वो नॉवलिस्ट नहीं बने थे तब, ठीक है। इको वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल, मतलब इको ऐसे इंसान थे, अब तो है नहीं है। इको बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल थे, मतलब बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, ये क्या समझते हो, डिसिप्लिन मैनर में रहने वाले लोग थे ये, ठीक है। एंड हिज एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली अलाउड हिम टू एक्सील इन मल्टीपल फील्ड। अब वो जिस तरह टाइम को मैनेज करते थे ना, वो उनको अलाउ करता है कि आप बहुत सारी फील्ड में ट्राई कर पाए। मतलब कोई इंसान अगर एक टाइम पे फिलोसफर भी है, राइटर भी है, सेमियोटिक्स को भी स्टडी करता है, तो आप समझ सकते हो उनका वो कितने शार्प रहे होंगे। और शार्प का मतलब वो कैसे थे, वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करते थे, उसी वजह से वो हर फील्ड में अपने आप को ट्राई करते थे, ठीक है। He humorously mentioned that the people often believed he was doing too many things, but in reality he was simply utilizing his spare time productively, ठीक है।
मतलब लोगों को ऐसा लगता था, वो मेंशन करते हैं ऐसा कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं मल्टीपल थिंग्स को करता हूँ, मल्टीपल थिंग्स को परफॉर्म करता हूँ, बट इन रियलिटी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं अपने जो टाइम्स है ना उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करता हूँ। मतलब मेरे पास टाइम है तो मैं उसी टाइम में 2-3 चीज़ें कर लूँगा। तो सिर्फ यही करते हैं वो, एक टाइम पे बहुत सारे काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने जो टाइम होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ही एम्फेसाइज दैट द टाइम मैनेजमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द हिज सक्सेस। मतलब वो बताते हैं कि जो मैंने ये जो मेरा टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट का, उसकी वजह से मैं सक्सेस पाने में बहुत आगे हूँ, मैं सक्सेस पा सकता हूँ, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है मेरे सक्सेस में, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू इको एक्सप्लेन्ड हिज यूनिक अप्रोचेस टू राइटिंग, ठीक है। अब इंटरव्यू में वो अपने जो राइटिंग स्किल्स होती है उसका जो यूनिक अप्रोच है, देखो हर जो राइटर होता है उसका कोई ना कोई अप्रोच होता है लिखने का। कोई लेफ्ट साइड मतलब लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई किसी भी टॉपिक पे लिखता होगा तो उसका जो अपना जो थिंकिंग का तरीका होता है वो, उसका जो टच है ना वो जरूर आता है वहाँ पे, ठीक है। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर फर्स्ट एंड द नोवेलिस्ट सेकंड। मतलब वो सबसे पहले अपने आप को एक स्कॉलर देखते हैं, उसके बाद नॉवलिस्ट देखते हैं। मतलब पहले वो स्कॉलर हैं, यानी पहले वो पढ़ने वाले हैं, उनके थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन नॉवलिस्ट, ठीक है। वो बाद में नॉवलिस्ट बने बट पहले स्कॉलर थे, ठीक है। ही एम्फेसाइज दैट इवन हिज फ्रिक्शनल वर्क्स कैरीड एलिमेंट ऑफ नॉन फ्रिक्शन, ठीक है। यानी उनके जो फ्रिक्शनल नॉवल थे उनमें भी उनका जो पर्सनल टच होता था ना वो जरूर डालते थे, ठीक है। एज ही इन्फ्यूज स्कॉलरली एंड इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इनटू हिज नैरेटिव, ठीक है। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट ऑल हिज वर्क्स रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल थीम ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। मतलब वो बोलते हैं कि मैं एक स्कॉलर हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को सबसे पहले स्कॉलर मानता हूँ, और जो भी मैं नॉवल लिखता हूँ उसमें मैं अपना जो स्कॉलर वाला माइंड है वो जरूर डालूंगा। जो मेरा नैरेटिव है, जो मेरा वे ऑफ पर्सपेक्टिव है वो मैं जरूर डालूंगा। और आप देखोगे कि मेरा जितना भी वर्क है वो सिर्फ एक थीम के अराउंड सेंटर होता है, वो होता है पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ इको राइटिंग है वॉज हिज फोकस ऑन रीडर्स, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका जो एस्पेक्ट था राइटिंग का, वो ये जितनी भी राइटिंग करते थे ना वो रीडर को सेंटर में रख के करते थे, रीडर को फोकस में रख के करते थे कि रीडर को क्या करने में मजा आएगा, ठीक है। वो बोलते हैं ही बिलीव दैट अ बुक नेवर ट्रूली बिलोंग टू द राइटर बट टू द रीडर हु इंटरप्रेटेड इट इन ओन वे, ठीक है। मतलब वो उनका मानना था कि जो बुक होती है ना वो पूरी तरह से वो जो राइटर उसको बिलोंग नहीं करती, क्योंकि जो राइटर होता है वो तो एक बार उसने अपने पर्सपेक्टिव से बुक लिख दिया, ठीक है। बट जो रीडर है वो उसको कैसे इंटरप्रिटेट करता है इस पे भी मैटर करता है कि आपने बुक कैसे लिखी है। मान लो मैंने अपना जो व्यू है वो अपने बुक में लिख के उसको सेल करने के लिए रख दिया, ठीक है। बहुत सारे रीडर्स ने उसको खरीदा। अब वो उस व्यू को किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, वो उनका मैटर है। इसलिए ये बोलते हैं कि जो बुक होती है वो किसी को बिलोंग नहीं करती, वो ना राइटर को बिलोंग करती है ना रीडर को बिलोंग करती है। और अगर करती है तो जितनी ही रीडर को करेगी उतनी ही राइटर को करेगी, या फिर जो जितनी राइटर को करेगी उतनी ही रीडर को करेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इको का जो बैकग्राउंड था, स्कॉलर बैकग्राउंड, ही वॉज अ प्रोफेसर एंड स्कॉलर had a profound impact on his literary work, ठीक है। He mentioned that every his detective frictions such as the name of the rose contain layer of intellectual and philosophical reference, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं हूँ नहीं एक्चुअल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मेरी हॉबी है पढ़ाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ज़रूर किसी ना किसी तरह अपने सिंगिंग को अपनी जो हॉबी है पढ़ाना उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करूँगा। तो इसी तरह इनका भी वो था, ये सबसे ज़्यादा अपने जो वो था प्रोफेसर थे ये, और लिटरेरी वर्क इनके बहुत अच्छे थे, ठीक है। मतलब लिटरेचर में ये बहुत अच्छे थे, इनका फिलॉसफी बहुत अच्छी थी। तो ये जो कोई भी फ्रिक्शन लिखते थे, यानी कोई भी स्टोरी लिखते थे, जैसे द नेम ऑफ द रोज एक डिटेक्टिव फ्रिक्शन थी, ठीक है, बट उसमें भी इन्होंने अपना जो टच था, अपने जो मेंटेलिटी का जो टच था, फिलोसफिकल रेफरेंस वो जरूर देते हैं ये, ठीक है। हिज इंटरेस्ट इन सीमियोटिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली शार्प्ड हिज नैरेटिव। मतलब उनका जो इंटरेस्ट था ना सीमियोटिक्स में और मेडिवल हिस्ट्री में, वो उनका भी टच इनके लिटरेचर में जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। मेकिंग देम, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो
इनका बुक होता है ना वो कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रीडर के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, बट रीडर इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। इंगेजिंग भी हो जाता है उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्स होता है साथ में बट इंगेजिंग भी हो जाता है, ठीक है। इन द इंटरव्यू ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हिज एसे एंड एकेडमिक वर्क वेयर हाईली स्ट्रक्चर्ड, whereas his novel allowed him to explore a creative storytelling where integrating his scholarly knowledge, ठीक है। वो बोलते हैं उनका जो एक एकेडमिक नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर था, और जो उन्होंने जब लिखना चालू किया, नोवेल लिखना चालू किया, तो उन्होंने उससे क्या सीखा, उन्होंने स्टोरी टेलिंग सीखी, ठीक है, और अपना जो नॉलेज था स्कॉलरली नॉलेज उसको यूज़ करना सीखा, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन मेड दिस बुक डिस्टिंक्टिव, ठीक है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन था ना फ्रिक्शन का और इंटेलेक्चुअल का, ये इस बुक को सबसे अलग बनाता है लोगों से, ठीक है, और सारी बुक से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क एथिक्स, ठीक है। अब ये टाइम को मैनेज कैसे करते थे, ठीक है। इको एक्सेप्शनल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वेयर ऑथर मेजर टॉपिक ऑफ द इंटरव्यू, मतलब ये कैसे टाइम को मैनेज करते हैं ना, ये सबसे मेजर टॉपिक था इनके इंटरव्यू का, ठीक है। ये एक्सप्लेन्ड दैट while people often assume that he has an extraordinary amount of time, he was simply good at utilizing every available moment। मतलब इन्होंने बोला, जो author हमारे जो इको साहब हैं, इन्होंने बोला कि लोगों को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि मैं बहुत मेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो सिंपल एक चीज़ यूज़ करता, एक सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो एकदम एवरी मूवमेंट है ना उसको यूज़ करता हूँ, मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ अपने काम के लिए, ठीक है। ही सॉ अपॉर्चुनिटीज टू राइट इवन इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ फ्री टाइम्स विच अलाउड हिम टू बी हाईली प्रोडक्टिव। वो मतलब छोटा सा भी कोई टाइम फ्री टाइम है ना उसमें भी लिखना वो चालू कर देते थे, उसकी वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, ठीक है। अब वो बोलते हैं, जो हमारे अम्बर्टो इको हैं, वो बोलते हैं, आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, ठीक है। मतलब अब अम्बर्टो इको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपको पता है जब आप पूरे स्पेस में से जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब जो पूरा जो वर्ल्ड है, उस यूनिवर्स है, उससे अगर आप एम्प्टी स्पेस यानी जो खाली जगह है उसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पूरा यूनिवर्स है ना वो मेरे फिस्ट यानी मेरी जो ये हथेली है उतने में आ जाएगा, इतना छोटा यूनिवर्स है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, मतलब वो बोलते हैं कि इसी तरह हमारे जो लाइफ है ना उसमें भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है। आई कॉल देम इंटिस्टीज, ठीक है, आई कॉल देम इंटिस्टीज, ठीक है, इसको मैं इंटिस्टीज बोलता हूँ से। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, वो बोलते हैं यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। मतलब जब आप इंटरव्यू लेने आ रहे थे, ठीक है, तो आप जब एलिवेटर में थे, आप ऊपर आ रहे थे मेरे से मिलने, मेरा इंटरव्यू लेने, तो उतना टाइम मैं क्या करूँगा, वो मेरे लिए एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। एक दिस इज एन इंटरेस्टिंग, वो मेरे लिए एम्प्टी स्पेस है और मैं उसी एम्प्टी स्पेस को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी राइटिंग एन आर्टिकल, मतलब जब तक मैं आपका वेट करूँगा कि आप कब तक फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आओगे, तब तक उससे पहले तो मैं आपका अपना एक आर्टिकल पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्पेस को यूज़ करने का तरीका है, ठीक है। He has shared an interesting perspective on the how most of the people waste time without realizing it, ठीक है। He suggests that the ability to use time effectively is what sets successful individual apart from others, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो टाइम को अच्छे से यूज़ करने का जो तरीका है ना वही सक्सेसफुल लोगों को और लोगों से अलग बनाता है, ठीक है। His disciplined approach to work played a crucial role in ability टू जंगल मल्टीपल रोल्स इन एन एकेडमिक नॉवलिस्ट एंड फिलोसफर। उनका जो ये अप्रोच था ना, डिसिप्लिन अप्रोच, उन्होंने इनको अलाउ किया टू डू मल्टीपल रोल्स एज एन एकेडमिक नॉवलिस्ट एंड फिलोसफर, ठीक है। अब जो सक्सेस ऑफ द रोज है, ठीक है, इसमें द नोवेल जो इन्होंने लिखा था, द नेम ऑफ द रोज वॉज अ मेजर सक्सेस इवन थ्रू इट वॉज नॉट रिटन विद द इंटेंशन टू बिकम बेस्ट सेलर। मतलब इन्होंने जब लिखा था तो इनको बिल्कुल नहीं लगा था कि ये बेस्ट सेलर बनेगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोलते हैं, इको रिमार्क्ड दैट इंटेलेक्चुअल बुक्स ऑफन हैव अ मास अपील, मतलब ये जो बुक्स होती है ना जिसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ें बोली जाती हैं उसकी बहुत बड़ा अपील है, ये लोगों को
मतलब ये लोगों के अंदर कॉमन बिलीव है कि ओनली जो लाइट्स बुक होती हैं एंड सिंपल रीड्स बुक्स होती हैं, मतलब जो बहुत छोटी बुक्स होती हैं, बहुत पतली बुक्स होती हैं और जो सिंपल रीडिंग होती है वो रीडर्स को अट्रैक्ट करती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है इनकी वजह से, इनके लिए ही सजेस्ट दैट द पीपल आर विलिंग टू एंगेज विद द कॉम्प्लेक्स आइडिया। इनका कहना है कि जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझें, बट व्हेन द आइडिया प्रेजेंटेड इन इंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर, मतलब ये लोग चाहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है उनको वो समझें, बट अगर वो इंगेजिंग वे में और थॉट प्रोवोकिंग मैनर में होगा तभी, ठीक है। और द इको आर्ग्यूड दैट मॉडर्न रीडर्स एंड आर intelligent and capable of processing interacting concepts. He believed that as long as the book is written well structured and thought provoking, it will attract audience regardless of its complexity. मतलब ये बोलते हैं कि कोई भी बुक कितने भी डिफिकल्ट हो लिखने में, अगर वो थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो जगाती है, वेल स्ट्रक्चर में रिटर्न है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो इस चैप्टर का थीम देख लेते हैं लास्ट, द पावर ऑफ इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू से क्या होता है वो कि इंटरव्यू से हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग ओपिनियन ऑन इंटरव्यू हमने देखा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी जो अम्बर्टो इको था, ठीक है। द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इन लिटरेचर, मैंने बताया ना कि जो बुक होती है वो किसी को बिलोंग नहीं करती, चाहे रीडर हो चाहे राइटर हो। बिलोंग तो वो दोनों लोगों को करती है, क्योंकि जो राइटर होता है वो बुक अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है, बट जो रीडर होता है वो उसको कैसे लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। और चौथा, द एक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी, अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है, आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो बहुत हिट होगी, फिर भी वो अगर आपने अच्छे से लिखा है तो वो हिट हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर का एंड। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।